हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का जो अभी तक मैंने बिजनेस स्टडी की अपलोड कर दिए हैं। तो देखो, पहले मुद्दे पे आते हैं। वर्किंग कैपिटल, इससे पहले मैं बताऊं फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, हम पहले जानते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है। देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था फिक्स कैपिटल क्या होती है। तो अब जरा चीज़ों को ना डीपली समझते हैं, थोड़ा चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में समझते हैं। देखो, हमारी कंपनी की टोटल कैपिटल हुई, मतलब कैपिटल की जगह चलो मैं यहाँ पे टोटल कैपिटल लिख देता हूँ। मतलब हमारी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट हम कर चुके हैं। अब वो डेट से भी हो सकता है और वो इक्विटी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब मानो हमने उधार पे 4 लाख रखे हैं और हमने अपनी जेब से 6 लाख रुपए लगाए थे, मतलब हम ओनर से, और हमने अपनी जेब से 6 लाख रुपए लगाए, तो हमारी टोटल कैपिटल है 10 लाख। अब देखो, कैपिटल दो जगह बटी हुई होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। मैंने ऑल दो पिछली वीडियो में बताया था फिक्स कैपिटल क्या होती है, बट फिर भी रिव्यू कर लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल वो पैसा होता है कैपिटल का जो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं फिक्स्ड एसेट्स में। अब देखो, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ी वर्ड की फील लो रादर देन की रटो, थोड़ा वर्ड से फीलिंग लेने की कोशिश करो। देखो, फिक्स्ड कैपिटल वर्ड में वर्ड देख रहे हो, फिक्स्ड, ये ऐसे ही वेले इस्तेमाल नहीं किया गया। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि पैसा जो हमने फिक्स कर दिया, मतलब हमने किसी जगह सीमेंट लगा दिया उस पैसे पे, हमने उस पैसे को जमा दिया। हमें बस उम्मीद है, हमने फिक्स कैपिटल से फिक्स एसेट्स खरीद लिए। शायद आपको डॉगीज की आवाज आ रही होगी। फिक्स कैपिटल से हमने फिक्स एसेट्स ले लिए। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें 1 साल के बाद रिटर्न्स देते हैं, या हमारे साथ 1 साल से ज़्यादा पीरियड में रहते हैं और हमें बहुत ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें रिटर्न्स देते रहते हैं। तो फिक्स कैपिटल बिजनेस के साथ बहुत लंबा रहते हैं और हमें अच्छे रिटर्न्स देते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वर्किंग कैपिटल से हम खरीदते हैं करंट एसेट्स करंट एसेट्स। देखो, करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 1 साल से, मैं यहाँ पे स्पेशली लिख भी देता हूँ, जो फिक्स होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं मोर देन 1 ईयर, और इसका अपोजिट हमारी वर्किंग कैपिटल में होता है लेस देन 1 ईयर। तो देखो, करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि हाईली लिक्विड होते हैं। मैं यहाँ पे एक और बहुत भारी वर्ड बोल रहा हूँ, ऑल्दो आपको कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा इस चीज़ का। करंट एसेट वो होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं। लिक्विड का क्या मतलब होता है, किसी एसेट के लिक्विड होने का मतलब क्या है कि वो मनी और मनी इक्विवेलेंट कन्वर्ट होने में बहुत जल्दी हो सकते हैं। मतलब जैसे मानो मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, मतलब मैंने किसी को सेल करी थी, आपने 11th क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाई था, मेरे पास किसी से पैसे मुझे रिसीव करने थे। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है। मतलब क्या है, वो बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी का मतलब क्या है कि विद इन अ ईयर वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे एसेट बहुत ज़्यादा लिक्विड, कई सारे एसेट होते हैं जैसे शेयर हो गए। शेयर में अगर मैं एज अ इंडिविजुअल मैं शेयर खरीदता हूँ तो शेयर्स बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं। मेरे को बस एक बटन पे एक क्लिक करना है, सिर्फ एक क्लिक, और मेरे शेयर सेल ऑफ हो जाएंगे और मेरे को शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे मेरे पैसे में। और भी बहुत चीज़ें लिक्विड होती हैं, जैसे ज्वेलरी लिक्विड होती है। ज्वेलरी आपकी बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है, आप जब चाहे तब बेच सकते हो ज्वेलरी। तो करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं, जो कि 1 साल में पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो करंट एसेट एक कंपनी के लिए रॉ मटेरियल, मतलब फॉर द मोस्ट पार्ट ऑब्वियसली कंपनीज के पास बहुत सारे करंट एसेट होते हैं, बट कंपनी के लिए जो मेन करंट एसेट होता है वो होता है उनके रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो मटेरियल जो फटाफट से कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको हम सेल ऑफ कर देते हैं। जैसे रेस्टोरेंट के बिजनेस में वेजिटेबल्स और ऑयल ऑयल वो सब, कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में सोडा वोडा, मुझे पता नहीं क्यों खाने पीने के एग्जांपल याद रहते हैं। चलो हाँ, मैं गारमेंट इंडस्ट्री में रहा हूँ कई साल, तो फिर गारमेंट इंडस्ट्री में हमारे थ्रेड्स जो कपड़े से हम काट के जैसे हम जीन्स बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, तो वो हमारा रॉ मटेरियल और वो हमारा करंट एसेट है जो कि बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, एक लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, फैक्टर्स पे आने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, अब ये क्या बोला है, ये भारी सा वर्ड है। नेटवर्किंग कैपिटल से सिंपल होती है करंट एसेट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मतलब हमारे कितने ज्यादा अमाउंट के करंट एसेट्स ज्यादा हैं करंट लाइबिलिटीज से। मतलब करंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज होती है, वो लाइबिलिटीज जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। मतलब जो जिनसे आपने, जो आपके सप्लायर्स हैं वो हो सकते हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज। आपका बैंक लोन हो सकता है करंट लाइबिलिटीज, कुछ लोन बैंक लोन शॉर्ट टर्म होते हैं।
तो ऐसे कई सारे आपके जो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे करंट लाइबिलिटीज भी हम पढ़ेंगे जो आपके फाइनेंशियल मार्केट्स में है। तो करंट एसेट आपके कितने ज़्यादा करंट एसेट्स कितने ज़्यादा हैं, वो एसेट जो एक साल से जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे मनी में, वो एसेट कितने ज़्यादा हैं करंट लाइबिलिटी से, इसे हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो अब जैसे कि आपको समझ में आ गया है वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल हमारी टोटल कैपिटल का वो अमाउंट जो करंट एसेट को खरीदने में लगता है, और करंट एसेट हमारे वो एसेट होते हैं जो एक साल से कम 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 में हमारी मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली मैं दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ पे हम इसे फॉर द मोस्ट पार्ट इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम एज अ रॉ मटेरियल कंसिडर करके पढ़ेंगे। तो फिर अब आते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारी अफेक्ट करता है हमारी वर्किंग कैपिटल क्या कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी, वो होती है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, मैंने सुभाष देव से मेरे को काफ़ी अच्छा डायग्राम मिला था। ये यहाँ से स्टार्ट होती है ऑपरेटिंग साइकिल और यहाँ पे यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली होता क्या है, देखो ऑपरेटिंग साइकिल का पॉइंट कहता है कि अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। मतलब टाइम कितना लगता है आपके ऑपरेटिंग साइकिल में। अब ऑपरेटिंग साइकिल आप पूछो क्या, देखो ऑपरेटिंग साइकिल को मैं इस तरीके से समझना प्रेफर करता हूँ कि आप बिजनेस में पैसा डालते हो और फिर आपको वो प्रॉफिट के साथ पैसा वापस मिलता है। तो वो टाइम जब आपने कैश बिजनेस में डाला, यानी आपने कैश, देखो ये आप देख रहे हो यहाँ कैश लिखा है और ये एरो जा रहा है, यानी बिजनेस में जब आपने कैश डाला और आपको प्रॉफिट के साथ बिजनेस से दोबारा कैश मिल गया, इसको मैं कहना चाहता हूं ऑपरेटिंग साइकिल। ये जितना ज़्यादा बड़ा पीरियड होगा उतनी ज़्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो अब देखो इसको मैंने बिजनेस के तौर पे तो सोच लिया, अब ऑपरेटिंग साइकिल में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग से बताता हूँ। देखो मैं थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ, हालांकि मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसे बताऊंगा। फिर हम उस टिपिकल डायग्राम को देखते हैं। देखो बिजनेस में बीच में है आपका बिजनेस, तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुई, आपने बिजनेस में पैसा डाला और आपको प्रॉफिट समेत बिजनेस पैसा लौटा देगा, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखो ये जो ऊपर फैंसी सा डायग्राम बना हुआ था, इसमें हम देख रहे हैं बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करके। देखो कैश आपने बिजनेस में डाला, उससे आपने खरीदा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल हो गया वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल पे काम हो रहा है और ताकि उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या हुआ, किसी रेस्टोरेंट में जब हम चिली पटैटो वो तल रहे हैं तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। रॉ मटेरियल क्या है हमारे पोटैटोज, और जब हम उसे तल रहे हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस है, और जब हमारे चिली पटैटो प्लेट में लग के आ गए हमारे पास तो वो है फिनिश गुड। अब होगी सेल्स। सेल्स, अब देखो सिंपल सी बात है, सेल दो तरीके से होती है, या तो कैश सेल होगी। अगर कैश सेल होगी तो हमारा शॉर्टकट हो जाएगा, मतलब हमें डायरेक्ट कैश मिल जाएगा। और अगर हमें कैश सेल हमारे बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, जैसे हमारे गारमेंट के बिजनेस में होता है, अगर कैश सेल पॉसिबल नहीं है तो हमें डेटर्स मिलते हैं और वो डेटर हमें कुछ टाइम बाद कैश दे देते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल, दोबारा रिपीट करता हूँ, वही चीज़ हुई कि आपने बिजनेस में कब पैसा डाला और आपको कब पैसा मिला, वो कितना लंबा ड्यूरेशन है। अगर ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है तो वो आपकी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी आपके बिजनेस में, और अगर कम ड्यूरेशन है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन ये मैं पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं इस पे ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं। पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने बताया था फैक्टर्स ऑफ फिक्स कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या कहना चाहता है, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल है तो आपकी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल है तो आपकी लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। मतलब लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का मतलब क्या है कि आपका एक सेम बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है और बहुत छोटे लेवल पे भी हो सकता है। जैसे ग्रोसरी शॉप है, आपकी ग्रोसरी शॉप 10 गज की भी हो सकती है और आपकी ग्रोसरी शॉप रिलायंस फ्रेश जितनी बड़ी भी हो सकती है। अगर आपकी इतनी बड़ी है तो आपकी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, अगर नहीं है तो आपकी लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। ये भी मैं पुरानी वीडियो में करा चुका हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस ये भी मैं पुरानी वीडियो में करा चुका हूँ। बेसिकली ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, आपका बिजनेस किस तरीके का है, आपके बिजनेस का नेचर क्या है। कुछ बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और कुछ बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मानो
कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल लोगों का बिजनेस नहीं होता है, टाटाज और टेस्ला, मेरी फेवरेट कंपनी है टेस्ला, उन जैसी कंपनीज का बिजनेस होता है। तो उनके में आप, अगर आपने डिस्कवरी नेशनल नेचुरल कह रहा हूँ, नेशनल ज्योग्राफी पे अगर आपने देखा हो, तो उन पे बड़े बड़े इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कार्स बनती हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपके कार के बिजनेस में, कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाई होगी। उसको कंपेयर करो, आप कंपेयर कर सकते हो जो चटाई बनाते हैं, जो लोग चटाई बनाते हैं खेत साइड बैठ के, तो ऑब्वियसली बात है उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ हज़ार होगी एक दिन की, तो उसमें आपकी कम होगी। तो अब ये दो पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट है आपका सीजनल फैक्टर्स। सीजनल सीजनल फैक्टर्स, ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा इंट्यूटिव सा, आसान सा पॉइंट है। सीजनल फैक्टर, जैसा आपको वर्ड ही दिख रहा है, आप समझ गए हो, सीजनल की बात कर रहा हूँ, मतलब सीजन, सर्दियां या फिर गर्मियां। तो देखो, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो सीजन पे डिपेंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का बिजनेस हो गया, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस हो गया। ये सीजन को, मतलब सर्दियां हैं गर्मियां, उसको लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। ब्लैंकेट का बिजनेस हो गया, सर्दियों में तेज होगा, गर्मियों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इन बिजनेसेस में क्या होता है, अगर इनका सीजन चल रहा है, जैसे हम मानो ब्लैंकेट का हमारा बिजनेस है, तो ब्लैंकेट का बिजनेस है, तो सीजन पे डिपेंड करता है। अगर देखो विंटर चल रही है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी, और समर चल रही है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होगी। तो फिर ब्लैंकेट के बिजनेस में आपका सीजन पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक कॉशन देना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा संभलने वाली चीज बताना चाहता हूँ। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि सीजन को लेके सेंसिटिव नहीं होते बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसका एग्जाम्पल, जैसे ब्रोकर का काम हो गया। कोई भी तरीके का ब्रोकर ले लो यार, आप हाउसिंग का ले लो या फिर शेयर मार्केट का ब्रोकर ले लो, सर्दियां हो या गर्मियां हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको फर्क पड़ता है बिजनेस साइकिल से। बिजनेस साइकिल क्या होती है वो हमारा एक और फैक्टर है, अभी हम पढ़ेंगे। तो उनको बिजनेस साइकिल से फर्क पड़ता है, उनको सीजन से, यानी वेदर से, सर्दियां हो गर्मियां हो, तूफान है आंधी है, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं आना। हाँ, तूफान के केस में मैं मान सकता हूँ कि कुछ और हो सकता है, शायद फर्क पड़ जाए इन्हें। अब अगला फैक्टर है हमारा प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन प्रोडक्शन साइकिल, ये एक तरीके से मैं कहूंगा, जो हमने अभी पीछे साइकिल पढ़ी थी, जो कि थी हमारी ऑपरेटिंग साइकिल, ये ऑपरेटिंग साइकिल का छोटा भाई है। ऑपरेटिंग साइकिल में हमने क्या सोचा, किस तरीके से सोचा था, कि हमारे पास कैश है, कैश हमने बिजनेस में डाला और हमें वो कैश प्रॉफिट के साथ वापस मिल गया, ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, सॉरी छोटा कॉन्सेप्ट है, वो इसका छोटा भाई है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने जब जो टाइम पीरियड में रॉ मटेरियल आपने ऑब्टेन किया, और वो पूरा प्रोसेस होके जितने टाइम में फिनिश्ड गुड, इस चीज को हम कहते हैं, मैं अलग कलर से लिख देता हूं, इस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल। और ये जो ऊपर चीज थी कि हमने कैश डाला, हमें बिजनेस से कैश मिल गया, प्रॉफिट समेट, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो प्रोडक्शन साइकिल अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने क्यों कहा कि इसका छोटा भाई है, बड़ा भाई सॉरी, इसका ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा भाई है प्रोडक्शन साइकिल का। तो देखो, अब ये पॉइंट क्या कहता है, अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल बड़ी है तो फिर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल छोटी है तो फिर आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। देखो, इसको ना मैं थोड़ा इस तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ, प्रोडक्शन साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल, इसको ना मैं थोड़ा, मेरे को इस तरीके से समझना पसंद है, इसको ना मानो आप पाइप की तरह। मतलब आपने एक एंड नल पे लगाया, अपने टैप पे लगाया, और दूसरा आप साइड लेके खड़े हुए हो धोने के लिए घर अपना। तो जितना बड़ा पाइप होगा, उतना ज़्यादा वो पाइप पानी स्टोर कर पाएगा, उतने ज़्यादा उस पाइप को पानी की रिक्वायरमेंट होगी, और उतनी ही ज़्यादा उसे टाइम लगेगा दूसरे एंड पे पानी पहुंचाने में। तो यही होता है बिजनेसेस के ऑपरेटिंग साइकिल और प्रोडक्शन साइकिल में। ये भी एक तरीके से पाइप्स हैं, जितनी बड़ी आपकी प्रोडक्शन साइकिल, जितनी बड़ी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होगी, उतनी ज़्यादा उसमें पानी डल सकता है, यानी कैश डल सकता है, और उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसे दूसरे एंड से, यानी कि प्रोडक्शन साइकिल के केस में फिनिश गुड, और ऑपरेटिंग साइकिल के केस में कैश, यानी दूसरे एंड से आउटपुट आने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितना बड़ा पाइप
उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट। तो इससे अगला पॉइंट आता है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं साथ लिख देता हूँ क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ। ये सिक्स्थ पॉइंट है क्रेडिट अलाउड, और दूसरा उसका भाई क्रेडिट अवेल्ड। भाई नहीं कहूँगा बल्कि मैं दुश्मन कहूँगा, बिल्कुल अपोजिट। तो सिक्स पॉइंट है क्रेडिट अलाउड और सेवन पॉइंट है क्रेडिट अवेल्ड। इसका क्या मतलब, वो क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है कि हमने कितना क्रेडिट अलाउ किया है अपने अपनी सेल्स के टाइम। मतलब क्या है, हमने कितने लोगों को उधार पे गुड्स बेचे। अगर देखो हमने क्रेडिट अलाउंस दी, यानी हमने अगर क्रेडिट अलाउंस यस है मतलब हमने दी है, तो यानी हमारी तब उस केस में हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी। और अगर हमारे हमारे बिजनेस में क्रेडिट अलाउंस में हम नहीं देते, तो फिर हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होगी। जैसे जब आप गारमेंट्स खरीदने जाते हो, आपको आप कभी जीन्स या कपड़े खरीदने गए, ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको उधार पे दे दिया हो, अनलेस आपने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को गरीब दिखाया हो। तो या फिर स्कूल फीस का बिजनेस हो गया, या फिर स्कूल का बिजनेस हो गया, या फिर आपका ट्यूशन्स का हो गया, उसमें क्या है क्रेडिट हम नहीं देते। क्रेडिट पे कोई भी बुक, ये सर्विसेज होती हैं, कोई भी सर्विस क्रेडिट पे नहीं बिकती, तो उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होती है। और दूसरा उसका छोटा भाई, मतलब छोटा भाई नहीं सॉरी, दुश्मन पॉइंट जो उससे बिल्कुल अपोजिट है, ये क्या है कि हमें कितना क्रेडिट मिला परचेज, और हमारे परचेज पे हमने अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, तो हमें उस पर कितना क्रेडिट मिला। अगर हमें हमारा रॉ मटेरियल क्रेडिट पे मिलता है, हमें रॉ मटेरियल क्रेडिट पे अवेलेबल है, यस है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होगी। और हमें अगर रॉ मटेरियल उधार पे नहीं मिलता है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी। रीज़न आप अपने आप जज कर ही सकते हो। अगर आपको उधार पे मिल रहा है, तो यानी आपको अपनी जेब से कम पैसा लगाना पड़ेगा। आप उससे कहोगे कि यार देख, मैं तुझे 6 महीने बाद दे दूंगा तेरे रॉ मटेरियल के पैसे। आप 3-4 महीने में सेल करोगे, उससे कैश मिल जाएगा आपको 5 महीने बाद, और फिर आप उसको पेमेंट कर दोगे। यानी बेसिकली आपको खुद तो अपनी जेब से कुछ पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होगी इस केस में। इससे अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है और ये काफ़ी ज़्यादा अनइंट्यूटिव है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये लास्ट नहीं है वैसे, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या कहता है कि अगर आपके बिजनेस को रॉ मटेरियल, मतलब आपकी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो फिर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होगी। और अगर आपके बिजनेस में रॉ मटेरियल डिफिकल्ट है ढूंढना, आपके बिजनेस में वर्क आपके रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपके बिजनेस में वर्क रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिलता, तो फिर यानी आपको, इसका मतलब ये हुआ आपको रॉ मटेरियल के बहुत सारे स्टॉक्स रखने पड़ेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखने पड़ेंगे, ताकि एक टाइम पे ऐसा ना हो कि आपका रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाए और आपके पास प्रोडक्शन, आपके लेबर कहें कि यार हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, और आपको कि भाई रॉ मटेरियल है ही नहीं। तो उस केस में आपका बिजनेस लिटरली बंद हो सकता है। तो अगर आपके में बिजनेस में डिफ़िकल्ट है, तो आपको बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का, और उस वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। मैं 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचता हूँ इसका कोई अच्छा सा एग्जांपल इंडस्ट्री से। हाँ, तो इसका मेरे को जो दिमाग में एग्जांपल है वो मानो, जो प्रेशियस स्टोन्स के मर्चेंट होते हैं, मेकर्स होते हैं बेसिकली। आप मानो एक प्रेशियस स्टोन के मेकर हो, मतलब आप रिंग्स बनाते हो, आप ज्वेलरी बनाते हो, कोई भी सॉर्ट ऑफ। तो आपके पास कोई मर्चेंट आता है अरेबिक नाइट से, तो वो मर्चेंट आपको आके एक रियर डायमंड दिखाता है। वो कहता है ये डायमंड कई सालों में मिलते हैं। तो आप क्या कहोगे कि यार देख, ये डायमंड तो मेरे को पता नहीं और कितने सालों बाद मिलेगा। तो आप क्या कहोगे उससे कि यार एक की जगह अगर पास 2-3 है तो 2-3 दे दे। आपने क्यों 2-3 लिए? आपने इस केस में 2-3 डायमंड क्यों लिए? क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो रेयर डायमंड है, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आपको इन्वेंटरी अपनी बढ़ा के रखनी पड़ी। आपने एक की बजाय 3-4 खरीदे। अगर वो डायमंड इजीली अवेलेबल होता तो आप क्या कहते कि चल भागना, मैं जब मेरे को जरूरत होगी मैं तब लूंगा। बट आपको वो मुश्किल से मिलता है, तो आपको हाई इन्वेंटरी मैनेज करनी पड़ी उसकी, तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो गई। अगला पॉइंट है हमारा, मेरे को नहीं पता, मैं तो ट्रैक भी लूज़ कर चुका हूँ, कितने 9 थे 10 थे। ये मेरा सबसे, ये वाला मैं भूल गया, ये वाला मेरा पिछले वाले से भी बहुत ज़्यादा फेवरेट पॉइंट है, ये मेरा बेस्ट पॉइंट है, लेवल ऑफ कंपटीशन।
ये पॉइंट मुझे पता नहीं क्यों हल्का सा फनी सा ही लगता है। लेवल ऑफ कंपटीशन, ये पॉइंट क्या कहता है? देखो, अगर आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन हाई है, मतलब ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी, और अगर आपका कंपटीशन लेवल लो है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो होगी। अब इसका रीज़न क्या है? मानो आप किसी, आपका आज मन है मेरे को एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है, मुझे एसी खरीदना है। अब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए, आपने कहा कि भाई मेरे को जरा यार 1.5 टन का एसी दे दे। अब वो क्या कहता है कि यार मेरे पास तो एसी अवेलेबल नहीं है सर, आप कल आ जाना। अब आप क्या सोचोगे मन में? आप उसे शायद यही कहोगे कि चल अच्छा कल आऊँगा। आप दुकान से उतरोगे, थोड़ा वो उसे कर्ज करोगे, किसी और दुकान पे जाओगे और वहाँ से एसी खरीद लोगे, क्योंकि आप में कीड़ा है, आपको अभी एसी चाहिए। मेरे में वो कीड़ा है कि मेरे को जो चाहिए होता है वो मुझे तभी चाहिए, खरीदना होता है। तो होता क्या है, अब उस जो आपने जो हरकत करी कि आपको एसी चाहिए था, आपने किसी और से जाके खरीद लिया क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसी की इंडस्ट्री में, बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत हाई है। तो जब कंपटीशन बहुत हाई होता है तो आपको ज़्यादा हाई स्टॉक मेंटेन करने पड़ते हैं अपने फिनिश्ड गुड के। मतलब क्या है, अगर उस दुकानदार ने, उसके पास जिससे आपने पहले जाके एसी मांगा, अगर उसके पास एसी अवेलेबल होता तो आप उससे हाथ के हाथ खरीद लेते। बट उसने, उसके पास एसी नहीं था तो आपने किसी और से जाके खरीद लिया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कंपटीशन हाई है, तो आपको स्टॉक हाई मेंटेन करने पड़ते हैं। तो यानी उसके इसका मतलब क्या कन्वर्ट होता है? हाई स्टॉक। यहाँ पे आप, मैं लिख देता हूँ, हायर स्टॉक आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है। और उसके उल्टे केस में, अगर आपकी इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, लेवल ऑफ कंपटीशन लो है, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। इसका पुराने वाला एग्जांपल ही लेके चलते हैं, जो मैंने कहा प्रेशियस स्टोन का बिजनेस है। मतलब आपके पास, आप एक ऐसे मर्चेंट हो जिसके पास अरेबिया से और पता नहीं कहाँ कहाँ से, दुबई वुबई से सबसे रेयर ऑफ द रेयर स्टोन होते हैं जो इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं होते। तो उस केस में क्या है, अगर आपके पास कोई आपका ग्राहक आता भी है, वो कहता है कि सर मुझे यही डायमंड चाहिए, मुझे ग्रेफाइट, सॉरी ग्रेफाइट नहीं, ब्रोमफाइट चाहिए, बहुत रेयर मेटल है ये। तो अगर वो आपसे आके ब्रोमफाइट मांगता है, तो आप क्या कहोगे? भाई 2 महीने बाद आइए, मैं तो 2 महीने बाद दे पाऊंगा ब्रोमफाइट। तो उस केस में क्या है, उसे वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके पास ही अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे? 2 महीने बाद आप ऑर्डर प्लेस करोगे ब्रोमफाइट का, वो आपके पास आएगा। आप पहले कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लोगे और फिर जाके आप अपने सप्लायर को वो पैसे पे कर दोगे। तो आपने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं पे किया, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो है। तो जितना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, उतनी हाई लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमारा अगला पॉइंट है 11th नंबर, थोड़ा मैं आउट ऑफ ऑर्डर कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है इन्फ्लेशन। सिंपल, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट जितना ज़्यादा है, या फिर ऑब्वियस सी बात है हर कंट्री में इन्फ्लेशन होती है, अमेरिका जैसी कंट्रीज में महंगाई बढ़ती है 1-2% से पर साल में, क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री है। और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया को आप लोग क्रिटिसाइज करो जैसे हर लोग करते हैं, डेवलपिंग कंट्री, हर कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो गई, उसका इन्फ्लेशन रेट 5 to 8% के अप्रोक्सीमेटली रहता है, 4 to 8%। तो क्या है, अगर जब इन्फ्लेशन रेट हाई होता है या फिर महंगाई होती है, तो फिर आपकी, जब इन्फ्लेशन होती है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है। और मतलब इन्फ्लेशन हर कंट्री में होती है यार, इसका कोई मैं दूसरा केस बना भी नहीं सकता। मतलब क्या है, इन्फ्लेशन तो हर कंट्री की सच्चाई है, हर कंट्री, हर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी ही होगी। मैं, प्राइजेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे कोई भी कमोडिटी हो गई, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं रह सकता कि उसके प्राइस ना बढ़े। और बेसिकली लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, बट आप बिजनेस कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इन्फ्लेशन होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, महंगाई होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैटर ये करता है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, क्या उसके अकॉर्डेंस लोगों की इनकम बढ़ी है या फिर उससे ज़्यादा बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो फिर हमारी महंगाई होना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी बात है। और नहीं बढ़ी है लोगों की इनकम, तो फिर हमारे लिए पैनिक वाली बात है। बट इन्फ्लेशन हर कंट्री का पार्ट है। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है। मतलब मानो हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, अब हम हमेशा अपने बिजनेस में 10 किलो लकड़ी रखते हैं। मुझे नहीं पता वैसे फर्नीचर वाले कैसे रखते हैं अपने स्टॉक्स। मानो 10 किलो हम लकड़ी वुड रखते हैं। अब हमारे लकड़ी का रेट 10 रुपये पर किलो बढ़ गया अगले साल, तो क्या होगा, हम 10 किलो ही लकड़ी रख रहे हैं, बट
अब क्या है, वही 10 किलो की लकड़ी हमें ज़्यादा महंगी पड़ेगी, तो उस केस में क्या हुआ, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। लास्ट और बट नॉट द लीस्ट हमारा पॉइंट है बिजनेस साइकिल। ऑल्दो ये पॉइंट थर्ड या फोर्थ पॉइंट था, बट मैंने इस पॉइंट को इस तक के लिए रोक के रखा क्योंकि ये पॉइंट बहुत लंबा है। मैं पहले ही बता देता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे को बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है जो सिलेबस से बाहर है, जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हद से ज़्यादा मदद करेगी। तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने का कोई शौक नहीं है तो वीडियो यहीं ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे मैं बहुत काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले, ये भूल जाओ हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट 12th क्लास की बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको ना एक रूल ऑफ थंब बताना चाहता हूँ, एक इकोनॉमिक्स की सच्चाई बताना चाहता हूँ, एक कंट्रीज की रियलिटी बताना चाहता हूँ। देखो, हर कंट्री में 2 पीरियड होते हैं और हर कंट्री इस पीरियड से, इन दोनों पीरियड से गुजरती है। एक होता है पीरियड रिसेशन का, और एक पीरियड होता है, ये हमारी स्लाइड बन के, एक पीरियड होता है बूम का। और फिर दोबारा रिसेशन आता है एक कंट्री में। मतलब एक कंट्री में पहले रिसेशन आएगा, फिर बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर बूम आएगा। अब ये रिसेशन का क्या मतलब होता है? रिसेशन वो टाइम होता है, रिसेशन वो टाइम पीरियड होता है जब कंट्री में इकोनॉमिक जो एक्सचेंज है वो कम हो जाता है। मतलब इसको सिंपल टर्म में कहूँ कि कोई भी लोग खरीदना बेचना बंद कर देते हैं। मतलब यहाँ पे रिसेशन का क्या मतलब है? लोअर सेल और परचेज, लोअर परचेज सेल और परचेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब सेल और परचेज का लो होने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज के पास ज़्यादा काम नहीं होता। इंडस्ट्रीज के पास ज़्यादा काम ना होने का सिंपल मतलब ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। और सॉरी, मैं गलत वर्ड बोल लिख गया, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मतलब क्या, रिसेशन वो पीरियड है जब एक तरीके से भुखमरी हो जाती है। रिसेशन में लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, खाने वालों के पास रोटियां नहीं होती, सेल परचेज करने वालों के पास, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करने को नहीं होता, दुकानदारों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता, अगर उनके पास कुछ पड़ा भी होता तो लोग खरीदना नहीं चाहते। रिसेशन वो पीरियड होता है, रिसेशन एक तरीके से वो काला टाइम होता है जब घर में पैसे खत्म हो जाएं, ये होता है रिसेशन। देखो, हर कंट्री ये साइकिल से गुजरती है। अमेरिका हो गई, जापान हो गई, जितनी भी डेवलप नेशन है, इंडिया इसमें नहीं आते, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डेवलप कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में कौन सी आती हैं? यूनाइटेड किंगडम, आपकी स्विट्जरलैंड, यूएस, कनाडा, ये सारी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज में आती है, जो डेवलप हो चुकी हैं, अच्छे से ग्रो कर चुकी हैं। तो ये हर कंट्री, ये डेवलप कंट्री पहले रिसेशन में जाती हैं, फिर रिसेशन से रिकवर करते 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 बूम में आ जाती हैं। बूम में क्या होता है? रिसेशन का अपोजिट। हर बंदा बहुत ज़्यादा सेल परचेज कर रहा है, हर आदमी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, हर आदमी के पास बहुत जॉब्स हैं, उनके पास अच्छे अच्छे ऑफर्स भरे हुए हैं। बूम का ये पीरियड होता है। और फिर बूम के बाद दोबारा आ जाता है रिसेशन का पीरियड, फिर आते हैं हम दोबारा रिसेशन पे। तो ये एक साइकिल है जो कि चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। हालांकि इसे मैंने साइकिल की फॉर्म में लिखा नहीं है, तो चलो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे इन्हें साइकिल की फॉर्म में लिख देता हूँ। यार मेरे पास तो जगह ही नहीं बची, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं साइकिल की तरह बनाता हूँ, रिसेशन, रिसेशन और बूम। तो ये हमारी है साइकिल। तो ये हमारी साइकिल है, रिसेशन आता है, बूम आता है, रिसेशन आता है, बूम आता है। ये होता है हर कंट्री का मुद्दा। अब मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्या प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा क्या है जो आपको करोड़पति बना सकता है इस रिसेशन और बूम की साइकिल में। जो मोटी बात है यहाँ पे, वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बंदा है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके वर्ल्ड का रिचेस्ट बंदा बना है, वो क्या कहता है? बाय, बाय when everyone is selling, everyone is selling, and sell when everyone is buying, everyone is buying। मतलब क्या है? तब बेचो जब सब खरीद रहे हैं, और तब खरीदो जब सब बेच रहे हैं। ये कहना चाहता है, ये जो बात कहना चाहता है स्टॉक मार्केट का कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता है। कहने का मतलब है ये रिसेशन होता है तो शेयर मार्केट में हर कोई बेच रहा होता है शेयर, अपने हर कोई बेच रहा होता है, सस्ते सस्ते दामों पे बेचता है, बिल्कुल कोड़ियों के भाव बिकते हैं शेयर्स। ऑल्दो उन शेयर की वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, पर वो कोड़ियों के भाव लोग बेचते हैं, बिल्कुल 100 रुपये का शेयर वो 15 रुपये में बेचने को तैयार हो जाएंगे। तो वॉरेन बफेट का ये रूल क्या कहता है? तब खरीदो जब सब बेच रहे हैं, यानी तब खरीदो जब रिसेशन का पीरियड हो, और तब बेचो जब बूम आ जाए। तो मतलब क्या है? आपने स्टॉक को, किसी शेयर को सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया, तो
तो यानी आपने 15 रुपए का शेयर खरीदा और आप शायद 100, 150, 200 रुपए का वो शेयर बेचोगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यस बैंक का शेयर जिसने 4 लाख का खरीदा था, आज वो 1 करोड़ का वर्थ करता है। तो रिसेशन के पीरियड में खरीदना चाहिए और बूम के पीरियड में बेचना चाहिए आपको अपने शेयर्स को। और अब यहाँ पे लास्ट चीज जो आप शायद सोच रहे हो कि रिसेशन किसी कंट्री में आता क्यों है। रिसेशन देखो आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभार कुछ फ्रॉड हो जाते हैं किसी कंट्री में, जैसे 2008 में हाउसिंग बबल हुआ था अमेरिका में, 2001 में डॉट कॉम बस्ट हुआ था। मैं रिकमेंड करूंगा 12th के बाद होते ही आप इनके बारे में पढ़ो, बहुत ज़्यादा आपको अच्छी नॉलेज देंगे इंडस्ट्री की। तो ये होती है बिजनेस साइकिल के रिसेशन और बूम की साइकिल्स। अब इससे वर्किंग कैपिटल में, अब जरा टॉपिक पे आ जाते हैं, इससे वर्किंग कैपिटल में क्या क्या फर्क पड़ता है। सिंपल सा पॉइंट है, जब रिसेशन का पीरियड होता है किसी कंट्री में, इकोनॉमी में, तब आपकी तब आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके कोई परचेज कर ही नहीं रहा गुड्स को, आपका सेल्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। और जब बूम का पीरियड आता है तो फिर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है और लोग खरीद रहे हैं आपका प्रोडक्ट। तो फिर यहाँ पे हम कंक्लूड कर देते हैं इस सारे सारे वीडियो को। प्लीज़ गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको जो समझ में आया, आपको कुछ कमी लगी या कुछ आपको अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इनसाइट्स देता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेटर वीडियोस बना सकूं। तो ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी। कमेंट करने में, लिखने में, उस कीपैड को चलाने में आलस मत करना। तो बाय।